अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ आने का रीज़न कि एक ऐसा नौजवान है जिसने अपने फ़र्ज़ के लिए शहादत पाई। बहुत कम उम्र 28-29 साल का नौजवान अब्दुल रहमान, ये पुलिस एहलकार है और इसके बारे में आपने बहुत सारा मीडिया पे भी देखा होगा कि किस तरीके से जब उसको मारा गया। इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी मौजूद हूँ और यहाँ आने का रीज़न ये है कि हम उनके फैमिली से, हम उनके भाई से, उनके रिश्तेदारों से पूछेंगे कि ये वाक़या जो हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिसेंट हुआ है, ये हो चुका है और उसके बाद जो भागा था वहाँ से मुजरिम, जो कहते हैं जिसके लिए हम सब ने अपील भी की थी कि जिसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान छोड़ चुका था और वो पाकिस्तान छोड़ने के बाद इस वक्त बाहर जब चला गया था तो उन्होंने कहा था कि उसको दोबारा से बुलवाया जाए और उससे पूछा जाए कि आखिरकार उसने ये जुर्म क्यों किया, क्यों उस शख्स को निशाना बनाया जो पुलिस का एहलकार था और बेसिकली वो हम सब की हिफाजत करता था। अच्छा जी, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और जहाँ जाके मैंने आपको बाकी का सच भी बताना है कि अब तक इस वाक़े को काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन कहाँ तक ये केस पहुँचा है हम उस पर बात करें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का वाक़या जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये हम किसी नई चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ ये कल परसों तरसों हुआ था। हम उस केस को दोबारा से रीओपन कर रहे हैं जो आपने 7-8 महीने पहले बड़ी वीडियोज़ देखी थी, हर चैनल पे, हर न्यूज़ पे चल रहा था कि एक पुलिस एहलकार को मार दिया गया था। हम जब उसको देख रहे थे, फुटेज चल रही थी, ब्रेकिंग चल रही थी, तो हम थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार उस वक्त हुए कि पता नहीं दोस्ती थी, क्या मामला थे, क्या था। लेकिन केस आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया, जब खुलता गया तो बहुत सी चीज़ें सामने आई। आज का प्रोग्राम हम उनकी फैमिली के साथ करने जा रहे हैं, तो मैं पहले बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैदुर रहमान दुरानी है। मेरी 6 बहनें बड़ी और और 4 भाई थे। उस समय 4 भाई थे? उस समय 4, अभी 3 अच्छा, हैं। तो तुम सबसे छोटे हो बहन भाइयों में? जी मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा जी, सबसे छोटा है अब्दुल रहमान में, सबसे छोटे भाई तुम हो। जी आप मुझे बताएं 8 महीने पहले असल कहानी वो वाली थोड़ी सी बता दो, हुई क्या था? हुआ ये था कि नवंबर 22 नवंबर और 2022 को ये वाक़या हुआ कि अब्दुल्ला शाह गज़ी मज़ार के पास क्लिफ्टन, ठीक है। मेरा भाई खाना खा रहा था ये क्लिफ्टन रेस्टोरेंट पे। तो जब खाना खा के ये बाहर निकले, 11:30 और 12 के दरमियान का टाइम था। तो ये खाना खा के बाहर जब निकले तो बातें कर रहे थे, दूसरा जो पुलिस एहलकार, जो दूसरा जोड़ीदार था इसका, बातें कर रहे थे। तो अचानक ये चीखने की आवाज़ आई लड़की की। तो मेरे भाई ने देखा कि एक बंदा गाड़ी में, मार्केट गाड़ी थी उसके पास, तो वो ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे भाई ने उसको देखा, तो दूसरे एहलकार ने नहीं देखा था, मेरे भाई ने देखा तो उसको फॉलो किया, उसके पीछे जाने जैसे ही लगे तो उसने अपनी गाड़ी की टक्कर इनकी बाइक पे मारी, इनको गिरा दिया। जैसे इनको गिरा ये उठे, वो तो भाग गया था, जैसे ही भागते ही उसने अपनी गन निकाल ली। तो ये जब इसके पीछे गए तो अब्दुल्ला शाह गज़ी मज़ार के पास वाली गली है, वहाँ पे इन्होंने रोका इनको और बात। अच्छा, आपके भाई उस वक्त यूनिफॉर्म में थे? जी यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे। उनके पास वॉकी टाकी भी था, वायरलेस सिस्टम जो होते उनके, बातें भी चल रही थी, बता रहे थे। अच्छा जी बताया था सब कुछ, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ आप गली में पहुँचे तो बातें होने लगी। उसने कहा कि भाई आपने गन क्यों निकाली? उसने कहा भाई मेरा लाइसेंस वाला पिस्टल है, मैं जिस पर भी निकालूं। तो लाइसेंस वाला पिस्टल तो बंदा डाकुओं पर निकालता है ना, कोई आम पुलिस एहलकारों पे या सब जो आपको, सही बात है, पुलिस एहलकार पे तो बंदा पिस्टल नहीं निकालते। और वाकी टाकी उनके पास था, वो बाकायदा उनसे राब्ते में थे अपने कमांड के साथ, और बिल्कुल अपने यानी पुलिस वालों को अपना हाथ मतलब नहीं दे रहा था अपना आप कि भाई मैं उनके वो करूँ। अच्छा, आपने कहा था उस वक्त वो किसी लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था और ये होने के बाद वो लड़की वहाँ से भाग गई। लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा। गली में पहुंचकर उसने लड़की को दरवाजा निकाल दिया उसने। अच्छा। निकाल दिया तो दूसरे एहलकार ने लड़की को पकड़ा। पकड़ने की कोशिश की तो उसने गन निकाल के उस पर तान ली। जब गन निकाल के तान ली उस पर, तो बंदा तो फिर अपने आप को, अपनी कोशिश करता है ना अपने आप को बचाने के लिए। तो लड़की तो निकल गई उसी वक्त, ना कैमरों में आई, पता नहीं अभी क्या हुआ। तो मामला ये हुआ। फिर उसके बाद अरे तुम्हारे भाई को उसका कोई देख रहा था साथ, कोई मैंने कहा उसका साथ एक उसका दोस्त भी था, ये सारा वाकया उसके वो नोटिस जो था उसका दोस्त भी कर रहा था, तुम्हारे भाई का दोस्त? मेरे भाई के दोस्त ने शुरू में नहीं किया नोटिस, बाद में जब उसके पीछे जाने लगे तो उसने खुद देख लिया ना कि लड़की है उसके पास। ठीक है। तो बातें मतलब तल्ख कलामी होती रही। उन्होंने कहा कि भाई मैं थाने नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। उसने कहा भाई मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सब कुछ मैंने पहना हुआ है, आम बंदा कोई थोड़ी रोक सकते इस तरह के।
और अगर आम बंदा होते, डाकू होते, वो तो बातें नहीं करते, वो तो डायरेक्ट शूट कर देते हैं। डकैत वगैरह तो बातें नहीं करते किसी के साथ। सही। तो ये बड़ा हाइपर हो रहा था। तो फिर उसके बाद जब इसको आमादा किया थाने जाने पर, तो रास्ते में क्लिफ्टन थाने लेके जा रहे थे, पता नहीं क्लिफ्टन लेके जा रहे थे या डिफेंस, मेरे ख्याल से डिफेंस लेके जा रहे थे। तो रास्ते में फेज अच्छा, 5 उसी की गाड़ी में तुम्हारा भाई बैठ गया था मेरा भाई बैठ गया कि पीछे। चलो कि तुम थाने चलो, तुमने बदमाशी की है, जो भी चीज़ें हैं तुम थाने जाके बात करो। उन्होंने ये कहा कि आपके पास लाइसेंस वाला पिस्टल है, जो भी आप थाने जाओगे वेरीफाई कराओगे, जो भी होगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि भाई आप मतलब। तो जब थाने लेके जाने लगे, ये अपना 26 स्ट्रीट पर जब पहुँचे, तो इसने अपनी घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली, जहाँ पे इसका घर है। ठीक है। घर की तरफ गाड़ी मोड़ी 26 स्ट्रीट पर फेज 5 में। तो जैसे घर की तरफ गाड़ी मोड़ी तो मेरे भाई ने उसका वो हैंड ब्रेक रोका कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, ये तो थाने का रास्ता नहीं है। ठीक है। तो बस जैसे ही उतरे, वहाँ से उतरने के साथ ही फ़ौरन 2-3 बातें बस उसने शूट कर दिया। और फिर बाद में पता चला कि 2-3 कदम आगे उसका घर था। अच्छा, करीब ही घर करीब था। में सामने उसका घर था। ठीक है, ठीक है। तो बस फिर ये अच्छा, मुझे बताएं, जब ये शूट हुआ तो उस वक्त आपके भाई का दोस्त पहुंच चुका था या कोई भी नहीं था? जब आपके भाई का ये मर्डर हुआ है, उसको मारा गया है, तो वो बाद लोगों को पता चला है कि जी यहाँ पे किसी को मार दिया है, या उसके दोस्त को भी पता चल गया था कि जी फायर हो चुका है? क्योंकि वो तो उसको फॉलो नहीं कर रहा था ना, वो पीछे जा रहा था, लेकिन वो कहीं गलियों में आगे पीछे हो गया था। तो जैसे ही वो फॉलो करता हुआ जा रहा, तो उसको पता नहीं चला कि फायर हो गया है। ठीक है। तो उसने एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनी गली के अंदर, और मोबाइल थी पुलिस की, तो उनको फॉलो करता हुआ वहाँ जब गया तो देखा कि इस बंदे ने मर्डर कर दिया और लोग जमा थे। वो समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया होगा, रश की वजह रश की वजह से। तो बस फिर ये मेरे भाई की शहादत हुई। आपके भाई की शहादत ऑन द स्पॉट हो गई? जी जी, ऑन द स्पॉट हुई थी, फ़ौरन ही। एक गोली लगी थी कनपट्टी पर, बस ऑन द स्पॉट ही शहादत हो गई थी। मैं थोड़ा सा उनके दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से बात करूंगी, ज़रा उनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अयास खान। मोहम्मद अयास खान। आप उसके बेस्ट फ्रेंड थे? जी, बेस्ट फ्रेंड, बचपन से साथ हैं? बचपन से। वो इंतहाई ईमानदार फ्रेंड था मेरा, इंतहाई ईमानदार था। और वो ड्यूटी ऐसे निभाता था फ़र्ज समझकर। वो कहता था मैंने हल्फ उठाया है कि भाई मेरे को फ़र्ज समझकर इस ड्यूटी को कितने निभाना साल पहले पुलिस में तैनात हुआ था ये है। जॉब? ये मैम तकरीबन 4-5 साल हो गए, 5 साल तक। 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल। क्या जज्बा था जब आप लोग बड़े हो रहे थे? तो बचपन में क्या आप लोगों के दिल में होता था कि यार मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं फलां में जाऊंगा? ये बच्चे बचपन में ख्वाब देखते हैं ना। मैम इसको बचपन से ये शौक़ था कि मैं इंशाअल्लाह ताला पुलिस में जाऊंगा, और एक ऐसा दिन आएगा कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह ताला शहीद हूँगा। वही शहादत का रुतबा इसको मिला अल्लाह के फजल व करम से। खैर, मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करूँगी बात को। और इस वक्त मैं उनके बेस्ट फ्रेंड को यहाँ बिठाया हुआ है, जो बचपन से साथ, लंगोटिया यार कहते हैं ना जी, बचपन के एक दूसरे के हर अच्छी बुराई चीज़ों के दोस्त, जिसको पता हो कि मेरे दोस्त को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो तमाम चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे। और फिर हम वहाँ पर भी आएंगे कि उसकी शादी होने वाली थी 1 महीने बाद। मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ। और वो वाक़या, वो सदमा, वो वक्त जो भुलाया नहीं जा सकता इस फैमिली के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना जवान बेटा दिया है और शहादत उस शख्स ने पाई है। पुलिस एहलकार और अपने काम की कहते हैं ना अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए उसने शहादत पाई। उस वक्त भी जो भी सारा वाक़या हुआ तो वो वर्दी में था। तो सुना है कि आप उसकी शादी होने वाली थी? जी जी, शादी होने वाली थी, उसके 20 दिन बाद शादी थी। मंगनी शंगनी जी, मंगनी हो गई थी। मंगनी ये ज़रा भाई को दे, मुझे बताओ ज़रा, मंगनी हो चुकी थी? जी जी, मंगनी हो गई थी। खानदान में की थी? दूर के रिश्तेदार थे। तो फाइनल डेट वेट सब डिसाइड थी कि भाई की शादी जी जी, है? सब कुछ डिसाइड था बिल्कुल। घर में काम वाम भी चल रहा था और तैयारी हो रही थी? तैयारी हो रही थी बिल्कुल। तो तकरीबन डेट, शादी की डेट फिक्स हो गई थी। जिस दिन वलीमा था, वलीमे की डेट भी उन्होंने फिक्स कर दी थी। हाँ। मेरे ख्याल से दिसंबर के आखिरी तारीखों में कोई डेट फिक्स की थी उन्होंने। तो घर में तो बड़ी खुशी होगी, माँ बहुत खुश होगी, बहनें बहुत खुश होंगी। तो ये खैर शादी तो खैर हो नहीं सकी। तो वो अब जो वहाँ की स्टोरी है वो मैं बातें पूछूंगी। अब मुझे थोड़ा सा इनकी तरफ आ जाओ। अब मुझे बताओ कैसे था? शरारती था, मस्तीखोर था? जी मैम, वो बचपन में बहुत शरारती था, मगर वो खुले दिल का मालिक था। उसको हमेशा जो है ना, वो जब जाता था, हम लोग ये कैफेटेरिया वगैरह जब जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे, बोलते भाई मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो बिरयानी लगती है। अच्छा, हाँ, वही शौकीन था बिरयानी का? जी जी, रहमान बिरयानी। वो हमेशा वहाँ से रहमान बिरयानी उठाते थे, वहाँ खाते थे। फिर
अरे चले मैं भी बात है, तो आखिरी दिन भी उसने बिरयानी ही खाई थी। बहुत शौकीन था तो वो। वो एक बात है, जैसे अब उसकी शादी, अगर अल्लाह वो ज़िंदगी उसकी होती, उसकी शादी हो जाती, तो कभी उस कहता था कि यार मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं शादीशुदा हो जाऊँगा, मैंने आगे बहुत आगे जाना है। मैंने देखें अभी तो वो आया था, 6 साल हुई थी उसकी जॉब जी को, मैम। आगे तो उसने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, उसने Struggle रैंक करना था। लेने थे। तो कभी डिस्कस हुआ था कि वो क्या करना चाहता था और आगे? मैम बस उसके नसीब में बस इतना ही लिखा था, उसने कहा था कि भाई मैं पुलिस में जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस ड्यूटी को फ़र्ज समझ कर करूं और इसको निभाऊं, और शहादत का उसके दिल में एक जब वो रुतबा अपनी था कि ड्यूटी वो। से आता था तुम लोगों को टाइम देता था, जी तुम जी लोगों से मिलता था दोस्तों बिल्कुल में? मैडम, बिल्कुल मिलता था वो, कम से कम 1-1.5 घंटा हमारे को रात लाजमी को देता था, लाजमी देता था? जी लाजमी हमारे पास आता था। वो डिस्कस करता था जो भी केसेस आते थे और चीज़ें होती थी कि आज इस तरह के लोग मिले, आज इस तरह के लोगों को पकड़ा, जी जैसे मैम। दोस्तों में डिस्कस होता है ना कि जी ऐसा केस हुआ था आज, तो उसने हमने लोगों के ये केस भी पकड़े, तो वो तो लोगों से डिस्कस जी करता मैम होगा। कहता था, उसने बोला एक दफ़ा क्लिफ्टन में केस हुआ, हमने पकड़ा, उसके साथ रिवॉल्वर बरामद हुई, सब कुछ हमने पुलिस के हवाले किया। फिर उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो आप लोगों ने बहुत कारनामे अंजाम दिए, इतने बड़े डाकुओं को पकड़ा है, ये तो इन्वॉल्व वो तो था खुश कैमरे होता में। था जी अच्छी जी चीज़ें बहुत खुश करके। होता था काफ़ी। वो हमेशा जो है ना मुजरिम के पीछे भागता था, कभी वो पीछे नहीं हटा मुजरिम डरता से। था, बुज़दिल नहीं था। बहुत दिलेर आदमी था। जब ये वाक़या हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी का, इस वक्त उसने लड़की बिठाई थी गाड़ी में, चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो ये पीछे इसने फॉलो किया, पीछे भागा, हाँ, उसके डरा पीछे। नहीं, भागा। जी। हाँ, जिस जगह इसने लड़की को उतारा, ये इतना शातिर दिमाग था, ये क्राइम करता था, क्राइम वाला आदमी था जिसने ये फायर खोला है। इसको पता था कि यहाँ कैमरास वगैरह बिल्कुल नहीं है। सही ऐसी जगह पे लड़की को उतारा, रक्शे में बिठाया और भेज दिया। चलते बने। उनको पता था कि यहाँ कैमरास तो है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ का रिहायशी था, उसको हर चीज़ के बारे में मालूमात थी। सही नए बंदे को तो पता होता नहीं। तभी वो लड़की की वीडियो नहीं आई। जी जी हाँ? तभी वो वीडियोस वगैरह नहीं आई है, क्योंकि वहाँ कैमराज ही नहीं थे। आए हाय, चले मैं ज़रा थोड़ा सा आगे भी जा रही हूँ और आगे एक और उनके दोस्त हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शारिक खान नाम है मेरा। शारिक, अब आप बताओ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी उनसे? पूरे इलाके में इसके साथ बहुत बंदे भर्ती हुए थे, अच्छा लेकिन उन सब में सोबर मिजाज का होता। अच्छा, इलाके में बहुत बंदे इसी के दौर में भर्ती हुए, लेकिन उस जैसा सोबर कोई नहीं था। अपने ज़बरदस्त। काम से काम रखता था, किसी के साथ कोई बेस मुबाइसा, कोई नमाज बाजमात पढ़ता था 5 वक्त की, माशाल्लाह। और हर नमाज के बाद तिलावत करता था। आपने कहा बहुत सोबर था। बहुत सोबर बंदा कभी तुम था। लोगों को समझाया, कभी बताया, कभी तुम कुछ बनना चाहते हो, जैसे तुम लोगों के भी गोल होंगे, यंग हो माशाल्लाह, बिल्कुल तुम लोगों का भी दिल करता होगा, तुम फौज में हो, आर्मी में हो, इसमें आओ, तुम लोगों का दिल करता होगा, तुम लोगों को गाइड करता था? सबको मशवरा देता था, अच्छा मशवरा देता था, अच्छी बात करता था सबसे, किसी को साथ कोई वो नहीं किया। किसी के साथ कोई टेंशन नहीं कोई थी, टेंशन भाई नहीं, बंदी यार। की तरह रहता था। शॉप में अक्सर होता था तो हर किसी के साथ बैठता था। तुम्हारी शॉप है? नहीं, इनकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी इनकी किस चीज़ की भी शॉप है? ये परचून की शॉप है। अच्छा, मुझे तो आप इधर दे दो थोड़ा सा माइक। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से बताओ, आप लोगों की अलग अलग, ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह भाई अलग अलग काम करते हैं, आपकी परचून की भी दुकान है? जी जी पहले परचून की दुकान वो चलाता था पहले। अच्छा, पहले वो था, वो चला जब पुलिस में नहीं था? पुलिस में नहीं था, पहले परचून की दुकान चलाता था। सही। दूसरे बड़े भाई थे, मैं दोनों भाई चलाते तो थे। इसने जब अप्लाई किया था, इसका खुद से डायरेक्टली हो गया था, इसके मेरिट पे हुआ था? मेरिट पे हुआ था एडी ख्वाजा साहब के दौर में, जब एडी ख्वाजा साहब आए थे ना, आईजी साहब, हाँ हाँ, तो उनके दौर में भर्ती हुआ था ये। उनके दौर में भर्ती हुआ था, ठीक है। अभी इन्होंने ये B1 का जो इम्तिहान था, B1 या कमीशन का जो इनका इम्तिहान आता है, जी जी, तो वो भी इसने क्लियर कर दिया था। उसका नतीजा आया था, रिजल्ट आया था, उसमें भी वो पास था। पास हो गया था। हेड कांस्टेबल के लिए जो बंदा आगे चला जाता है, तो उसमें उसके बाद उसकी शहादत हो गई थी। इसके जो साथी थे वो सारे पास हो गए थे, लेकिन इसका रिजल्ट जब हमारे पास आया तो उसकी शहादत हो गई थी। अच्छा, अब हम ज़रा वहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमने इनकी बाकी फैमिली को भी बिठाना है, बड़े भाई को बिठाना है। अब मुझे बताओ, जब तुम लोगों को खबर मिली, तुम लोगों को क्या खबर मिली, ये खबर तुम लोगों तक कैसे पहुँची कि जी ये वाक़या पेश हो गया? खबर ये पहुंची तकरीबन 1 बजे के टाइम में खबर पहुंची रात को। मैं और मेरा कज़न हम बैठे हुए थे यहाँ पे, सर्दियों की रात। आप लोग आपस में भाई को टच नहीं करते थे रातों को? मतलब आप लोगों को कभी मतलब फ़ोनों पे बात होती होगी ना? करते थे उस वक्त, लेकिन जब टाइमिंग आउट हो जाए, 2 बजे उसका टाइम था ड्यूटी से छुट्टी करने का, ठीक है, तो 2:30-3 बजे तक वो पहुंच जाते थे घर। ठीक है। 3 से या 3:30 से जब ऊपर हो जाते थे तो फिर मैं कॉल करता था उसको कि मतलब अभी देर हो गई है, या खुद वो बताया कि मैं सुबह आऊँगा या देर से आऊँगा या कोई काम है। सही। तो इस दिन उसको आना जल्दी था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन उनके जो ड्यूटी इंचार्ज थे वो हमारे घर पे आए, सही। मेरे बड़े भाई को बताया कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, फायरिंग हुई है।
लेकिन ये नहीं बताया था कि किसी बंदे ने फायरिंग की, ये बताया कि डाकुओं ने फायरिंग की है। अच्छा। राह चलते हुए डाकुओं ने फायरिंग की है, तो हम यही समझे कि कोई टांग वगैरह पे लगी होगी या हाथ पे। मेरा भाई तो मतलब इस तरह चौकन्ना रहता था हर वक्त। सही सही। तो जब पता चला कि रात को फायरिंग हुई है तो हम तो हॉस्पिटल गए, पहले सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं थे। फिर जिना गए, जिना इमरजेंसी भी नहीं थे। हमने कहा पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो अच्छा, जिसने कंफर्म किया था उसने आपको लोकेशन नहीं बताई कि फलां जगह आपके भाई हैं, कुछ ये नहीं बताया था? नहीं, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ फायरिंग हुई है, उनको हम अस्पताल ले गए। बस अच्छा। फिर बाकी वो चले गए, वो जो अपनी कार्रवाई के लिए वो चले सही गए, जो सही उनके जो सही। सीनियर ऑफिसर थे। ठीक है। तो हम जब हॉस्पिटल गए जिना, तो इमरजेंसी में नहीं थे। फिर वहाँ जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती, पोस्टमार्टम होते हैं, तो वहाँ जब गए हमें तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। सही। तो हमें अब मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि इस तरह का वाक़या हो चुका है। मैं तो ये समझ गया कि टांग वगैरह पे लगी होगी। मैं बार बार तकरीबन मैंने 30 से 35 कॉलें की थी उसी रात उसको। तो मैं समझा कि कोई मोबाइल उसको किसी के पास होगा, कॉल जा रही थी लेकिन उठा नहीं फोन रहा नहीं था कोई। अटेंड हो रहा था। तो फिर मेरा भाई बड़ा ये रोने लग गया, चीख मार के रोने लग गया। तो मैं, मुझको पता नहीं अजीब सी कैफियत हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर मेरे एक बहनोई थे, उन्होंने कहा यार बस दुआएं करो उसके लिए। तो फिर तो हमारी हालत गैर हो गई, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तकरीबन पूरे 15 दिन तक तो दिमाग ही बंद था कि हुआ क्या? बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बस फिर अच्छा, खैर इस वक्त तो होश वैसे भी नहीं आती, इतनी बड़ा बात हो जाए, जवान भाई चला जाए, जवान बेटा चला जाए। फुटेज जो निकाली थी वो पुलिस एहलकारों ने निकाली थी, जहाँ पर ये सारा वाक़या आया। पूरी वीडियो बहुत क्लियर है, जी जी क्लियर उसको देखा जा सकता है, दोनों को देखा जा सकता है। जी। ठीक है, तो जो फुटेज है वो कितने दिन बाद निकली थी? फुटेज जो थी वो तो उन्होंने जो वहाँ के जो उनके जो तफ्तीशकार थे उन्होंने तो रात को ही निकाल ली थी। इसके अपने मोबाइल से भी क्योंकि फुटेज निकली सीसीटीवी थी। जो फुटेज आई थी उस पर प्रॉपरली आया था कि वो जी, आपस जी। में जो भी बहस हो रही है और वहीं से उसने फायर किया जी, और जी। गाड़ी स्टार्ट की और चला जी गया। बिल्कुल। वो हमने सुबह देखी थी। वो फुटेज जो हमने, जो फायरिंग की जो फुटेज थी वो हमने सुबह देखी थी। अच्छा, मैंने सुबह देखी, वो न्यूज़ वाले आए थे कुछ, तो वो दिखा रहे थे लोगों को। तो तुम मैंने लोग जब ये वाक़या हुआ था, जब तुमने अपने भाई की डेड बॉडी देखी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो सर खाने में तो बाद में रखी जाएगी, पहले पोस्टमार्टम हुआ होगा, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से आपके घर में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता होगा कि इतना बड़ा वाक़या नहीं, हो। घर में किसी को पता नहीं था, हमने घर पे नहीं बताया था, सिर्फ हम भाइयों अम्मी को को पता और था। भाई को हिम्मत कैसे दिलाई? अम्मी को अम्मी को हमने ये बताया कि एक्सीडेंट हो चुका है। वालिद साहब मेरे यहाँ नहीं थे, वालिद साहब मेरे गांव गए हुए थे केपी के। अच्छा, वो भी नहीं थे? वो नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। सिर्फ मेरी वालदा थी, बड़े भाई थे, और मेरी जो बहनें थी वो गांव में थी। उनको लाने के लिए शादी थी, शादी के चक्कर में गए हुए थे मेरे वालिद साहब। आए तो हाय। उनको लाने के लिए ला रहे थे, 2-3 दिन बाद बहुत- उनको भी आना तो तुम था। लोगों को तो बड़ा इम्तिहान था, देखा जाए तो बस ये असल अल्लाह इम्तिहान की तो तुम तरफ लोगों से का था। बहुत बड़ा इम्तिहान आया है। ये भी घर जो बना है, ये नया घर बना है, अभी ऊपर भी काम जारी था, ये सारा काम, फिर ये बीच में रुक गया काम सारा। ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये बैठक है इनकी, और ऊपर सारा माशाल्लाह इनका बना हुआ है। ये सारा जो इस वक्त आपको वॉल पेपर लगा हुआ नजर आ रहा है, कलर्स होकर आ रहा है, नई टाइल्स प्रॉपरली लगी हुई हैं। ये उसकी शादी की तैयारियाँ थी जो चल रही थी, क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके 1-1.5 महीने बाद उसकी शादी थी। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इनके बड़े भाई आ चुके हैं, हम उनको भी लाएंगे और उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ, और इस वक्त हम मुजरिम ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुजरिम जो अब तक इस केस में है, लोगों को रिक्वायर्ड है पुलिस को, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। कहाँ है, किस तरह कैसे पकड़ा जाएगा, वो बातें अभी हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैं जब ब्रेक में थी, ब्रेक हमने जब लिया था तो हमने बहुत सी चीज़ें आपस में डिस्कस की थी। उनके बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मुझे ये बताओ, जब ये वाक़या हुआ था तो तुम दोनों ही हॉस्पिटल गए थे, तुम साथ थे ना? जी। तो अब मुझे बताओ, वो जब तुम्हें पता चला, क्योंकि तुम लोग तो उनको अपने भाई को ढूंढ रहे थे अंदर, कि वो इमरजेंसी में होगा, उसकी टांग में गोली होगी, हाथ में गोली होगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे सामने वो पहला मंजर आया, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाई उस पोर्शन में नहीं है जहाँ पे जिंदा लोग हैं, तो पहली बिजली तो क्या थी, पैरों से जान क्या निकली थी कि क्या हुआ? मैम, पहले वाक़या तो ये था कि मैं शॉप से आया 1 बजे तकरीबन। ठीक है। तो जैसे घर पे पहुंचा और जो है ना चाय पी मैंने, और थोड़ा सा जो है ना लेटा, तो इतने में से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा इतनी देर पे पता नहीं कौन आया। तो मैं बाहर निकला, दरवाज़ा मैंने खोल दिया, फिर ऊपर चला गया। सही। अक्सर ये भाई होते हैं, कोई दूसरा होता है तो दरवाज़ा खोल के मैं चला जाता हूँ। मैं ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा। फिर जब दोबारा वापसी गए तो बाहर देखा तो इंचार्ज खड़ा था।
तो उसने मुझे सलाम किया, बाहर बुलाया, कह रहा यार वो थोड़ा सा फायरिंग वगैरह हुई है और इस तरह का हादसा हुआ है, आपका भाई ज़ख्मी हो गया है। सही। तो वो ये बात सुननी थी और तो फिर जो है ना टेंशन हो गई मुझे, तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर गया। मैंने कपड़े वपड़े पहने, भाई को फ़ोन किया, फिर इसको किया, कज़न को फ़ोन किया। मैंने कहा इस तरह का वाक़या हुआ है और आप साथ में चलो। सही। तो उसको मैंने बताया कि कौन से हॉस्पिटल में। उसने कहा यार हॉस्पिटल का नहीं मालूम, सही। पर एक इस तरह का वाक़या हुआ है, आप क्लिफ्टन पहुंच जाओ। ठीक है। तो मैं यहाँ से हम लोग सिविल चले गए, फिर जिना हॉस्पिटल चले गए, फिर उसके बाद जो है ना सिविल में था ना जिना में था, तो टेंशन और बढ़ गई। सही। तो फिर जिना से आगे फिर जब देखा, फिर वो बार पे बार जो है ना कोले आ रही थी लोगों की, तो और परेशानी हो गई। मैंने कहा यार अब कोले बार बार आई है लोगों की। फिर जब देखा तो वहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी, तो परेशानी सी हो गई। फिर भी यकीन नहीं था। मैंने कहा शायद पाँव पे लगी हो, हाथ पे लगी हो, पर ये कि टेंशन तो थी हमें। फिर वो एक साथी आया, जब एम्बुलेंस को देखा तो वो एम्बुलेंस में फिर लाश पड़ी थी उसकी। फिर उसके बाद फिर समझ में नहीं आया, फिर मैं तो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मुझे दिमाग ने फिर काम नहीं किया। फिर अपने बाप को, अपनी माँ को कब बताया? माँ बाप को तो वो उस वक्त मतलब मैं खुद बेहाल था, किसी ने इन लोगों ने में से किसी ने तो बताया नहीं था डायरेक्ट। सिर्फ ये कि वालदा को भी नहीं बताया था कि वो ज़ख्मी है, इस तरह का बता दिया था। पर खौफ था सब लोगों को, एक खौफ बहुत, सा हाँ, एहसास कि था। पता नहीं। वालिद तो गांव में थे, वो बहनों को वालिद को लाने क्या के लिए कह के गए थे। बुलाया था? वालिद को तो इन्होंने यही बोले कि इस तरह का हादसा हुआ है और फायरिंग वगैरह हुई, आ ज़ख्मी जाए हुआ है, बस। आप आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर फायरिंग हुई, ज़ख्मी हुआ है, तो इस तरह अचानक में आप क्यों कह रहे हैं कि आ जाओ। तो वो फिर बाद में जब उसको उस टाइम भी नहीं पता था, फिर इन लोगों ने इमरजेंसी से फिर वो बहनों को भी लाया। बहनों को फिर मालूम हो गया। वो न्यूज़ चली थी ना, हाँ, क्योंकि न्यूज़ ब्रेकिंग चल रही थी बार बार। बार बार ब्रेकिंग चल रही थी। यही तो सारे लोगों को मतलब ये कि वो दिल में आ गया था कि कोई ना कोई हादसा है। पर शादी की तैयारियां भी घर में हो रही थी। शादी की तैयारी में लगे हुए थे। जिस टाइम पे भाई जा रहे थे जॉब पे, तो मेरे से मिल के गए। मैं पढ़ाई के लिए जा रहा था, क्लास लेने के लिए जा रहा था। शाम का टाइम था, तकरीबन 7 बजे थे। अच्छा, तुमसे मिल के गए? हाँ, तो ऊपर खड़ा हुआ था, तो यहाँ मुझे बताया कि ये 2 अलमारी के जो दरवाजे थे इस तरफ के, कह रहे ये कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा। और जो है ना ये वेल्डिंग वाला आया हुआ था, वो पीछे के दरवाज़ा साइड बना रहा था। तो कह रहे इसको कंस्ट्रक्शन का काम भी देख रहा था साथ के साथ। हाँ। जब लोग लगे हुए थे तो बता रहा था कि ये सारी चीज़ें खुद करवा रहा था। है जी। तो वो वेल्डिंग वाले ने अपना काम मुकम्मल करके बस बाहर वो खड़ा हुआ था। मैंने उसको बताया कि इससे मैंने बात किया, आप इनको जो है ना पैसे दे दो, तकरीबन 3000 रुपये तक का एक दिन का काम था। तो उन्होंने कहा वो मैं दे दूंगा। तो वो भाई ने फिर मुझे कहा कि मैंने वो शादियाल वाले को बोल दिया है, उससे बात मैंने की है, तकरीबन 25-26 तारीख तक बात जो है ना उससे डन हो गई। तो मैंने कहा ठीक है। पर इतने में से ये जॉब पे चला गया, मैं क्लास पढ़ने चला गया। ये कब की बात है? क्या टाइम था उसका? तकरीबन ये 7:15-7 तक का टाइम था शाम को। उसकी शाम की ड्यूटी होती थी, फिर 2 बजे घर आ जाती। उसने बिरयानी खाई, तो बिरयानी उसने बाहर ही खाई थी जहाँ वो खाना खाने गया हुआ था? पता है, दिल्ली कॉलोनी में। दिल्ली कॉलोनी में बिरयानी खा रहा था, खाना खा रहा था। जी। वो दोस्त के साथ था। वो दोस्त मतलब दोस्त उसकी कहानी ये सुना रहा था कि हम लोगों ने बिरयानी खाई और इसने कहा कि मैं जो है ना घर चला जाऊंगा। और इतने में से जो है ना इस तरह का जो है ना ये गाड़ी जब आई, हाँ, तो ये इन हादसात में लग गए। तो ये वो दोस्त की कहानी थी। चलें अब हम थोड़ा सा उस तरफ भी आते हैं, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने रिकॉल की। इस चीज़ों को आपको पता चल जाए कि अभी तक ये मसला कहाँ तक पहुँचा। अब हम उस तरफ आते हैं। ये भाग गया था बंदा जिसने उसको मारा था जी। उसको बुलवाने के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी थी, क्योंकि उसका डेटा, जब उनकी फैमिली कहाँ थी जब आप लोगों ने उसको किया है, तो उनकी फैमिली मिली, पता चला? उनकी फैमिली उस वक्त तो हमारे को नहीं मिली थी। ठीक है। वो तो बाद में पुलिस ने बताई कि ये यहाँ रहते। तो उनकी फैमिली अब मिल गई है? उसकी फैमिली तो यही है, मतलब माँ बाप ही है और बकाया फैमिली तो बाहर ही है। तो वो मैरिड नहीं था? वो तो मैरिड था। मैरिड था, तो उसकी बीवी और बच्चे? वो बाहर थे। वो बाहर थे? वो बाहर थे। और ये यहाँ पर कह रहा, इस तरह का उसका कहना है कि मैं अपने वालिद से मिलने आया हूँ, और वालिद और उसकी वालिदा तो यहाँ पर अकेले रहते। अच्छा, वो अकेले रहते। तो उनके और कोई बच्चे नहीं है? नहीं, बच्चों का नहीं मालूम, पर बीवी है, मैरिड है। बस दुख इस बात का है, इस घर में जो शादी होनी थी, जो ढोलक बजनी थी, रौनकें आनी थी, और यहाँ पर एक नई ज़िंदगी ने आना था, वो ज़िंदगी आने से पहले इसलिए ख़त्म हो गई कि वो शख्स अब नहीं रहा।
खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद और उनके बड़े भाई को भी इस फ्रेम में लेकर। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर। और यहाँ पे हम थोड़ा सा उस तरफ आएंगे कि मुलजिम इस वक्त यहाँ से पाकिस्तान से जब भागा था तो कैसे भागा था, और जब वो भागा था उस वक्त बड़ी पुलिस एक्टिव हुई भी थी। उस वक्त इरफान बलोच साहब और बाकी के जो भी लोग थे उनके साथ इन्वॉल्व थे, बड़े एक्टिव थे। उन्होंने कहा था जी कौन सी डेट पे गया, कैसे उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुलजिम ने वहाँ से भी एक वीडियो बयान दिया था। वो वीडियो बयान भी आप सब लोगों ने सुना होगा। और पुलिस ने इस वक्त कहा था इंटरपोल के ज़रिए उसको जी बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद इस चीज़ को ओपनली किया जाएगा कि कैसे ये सब कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ तक पता चला है कि इसकी फैमिली से यहाँ रहती है, बाहर से आया था और वो अपनी माँ से मिलने आया था। इरफान बलोच साहब इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, ठीक है, डीआईजी इसको हैंडल कर रहे थे। और साथ ही कहा जा रहा था जी बहुत ज़बरदस्त तरीके पे उसको बुला लिया जाएगा और हम बाहर लेटर भेजेंगे। स्वीडन वो चला गया था जहाँ से उसने एक वीडियो भी लॉन्च की थी। अब मुझे बताओ इतने अरसे बाद क्या प्रोग्रेस हुई, अब तक क्या प्रोग्रेस हुई, आप लोगों को कुछ नज़र आता है, कुछ बेहतरी हुई है? जी, शुरू में पुलिस तो बहुत एक्टिव थी, उन्होंने बहुत काम किए क्योंकि वो तो उन्हीं का बंदा था, फोर्स का बंदा था उनका। तो बहुत ही जल्द उन्होंने उनके घर का पता लगाया, उसी रात उसके घर का पता लगाया, उसको ट्रेस किया। जब ट्रेस किया तो वो मतलब निकल चुका था वो। उन्होंने अपना काम बहुत ही तेज़ी से किया और बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ फ़ौरन टिकट लिया और उसने जाने की उसके पास स्वीडिश पासपोर्ट था, तो स्वीडिश पासपोर्ट उसका फ़ायदा उठा के चला गया। लेकिन अभी एयरपोर्ट वालों में से उन्होंने अभी पता नहीं कुछ किया होगा। पुलिस ने तो यहाँ से भरपूर अपना जो काम किए, पुलिस ने जो आईबी के बंदे थे उन्होंने भी काम किया है, स्पेशल ब्रांच वालों ने और सीटीडी वालों ने बहुत ही हसन अंदाज से उन्होंने काम किया अपना। इसके फिर उसी रात इसके बेनोई को पकड़ा जो इसको फरार करने में उसने मदद की थी। तो जब ये एयरपोर्ट पहुँचा, एयरपोर्ट के अंदर फिर उसने अंदर अपनी सेटिंग कोई बना ली होगी, वो हमें नहीं पता। खैर वो निकल गया, ठीक है, वो निकल गया। फिर सुबह हमें पता चला, सुबह तकरीबन 10-11 बजे उसी वाक़े के बाद हमारी भाई की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। बाद में पता भी चला कि बंदा भाग गया है, तो और टेंशन हो गई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो फिर इरफान बलोच साहब जो हमारे डीआईजी हैं, उन्होंने बहुत ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, हद से ज़्यादा ताउन किया उन्होंने हमारे साथ। सिर्फ यही डीआईजी साहब हैं, हमारे घर पे भी 2 मरतबा हमारे पास आए, यहाँ पे मेरे वालिद से मिले और हमारे फैमिली के भाइयों से मिले और भी। तो हमें तसल्लियाँ दी उन्होंने अपनी तरफ से, उन्होंने बहुत काम किया। तसल्लियाँ दी थी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक जैसे आप कह रहे हो कि आपने अपने थ्रू वहाँ पे उस मुल्जिम को अरेस्ट कराया, वो आपने किस तरह किया कि आपने उसको कैसे अरेस्ट कराया? लेटर किसको लिखा आपने? इस तरह था कि हमने स्वीडन पुलिस को एक लेटर बना के, मेरा एक दोस्त था स्वीडन में, अच्छा, तो उसी की मदद से वहाँ की मतलब उसके कवानीन, तो वहाँ की जो कवानीन तो उसको पता थे, सख्त है कवानीन तो सख्त है वहाँ के, लेकिन उसको वहाँ के कानून का और वहाँ का जो लेटर लिखने का जो अंदाज़ था उनको पता था। उसने मुझे वहाँ से लिख के दिया, फिर मैंने अपने बड़े भाई को दिया, फिर यहाँ से हमने ईमेल किए। तो वहाँ का कानून है कि ईमेल का जवाब वहाँ का फ़र्ज़ है, ईमेल का जवाब देना फ़र्ज़ है वहाँ का। तो जब हमने ईमेल्स वगैरह भेजें, स्वीडन पुलिस को भेजें और वहाँ की जो इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनको, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय यूनियन के जो हुकाम है जो इस तरह के मामला देखते हैं उनको भेजे हमने ईमेल्स। तकरीबन 4 महीने बाद उसका जवाब हमें आया। शुरू में 4 महीने बाद? शुरू में हम मायूस हो चुके थे कि इन्होंने भी अब जवाब नहीं दिया है। तो 4 महीने बाद जब जवाब आया तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये मामला बड़ा संगीन है और एक पुलिस एहलकार के कत्ल का मामला है और इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दी का मामला है, तो इसलिए हम इसको ना बराह रास्त अपने मीडिया पे चला रहे थे, बस खुफिया रखा हुआ था इसको और देख रहे थे मामला देख रहे थे कि ये बंदा उसको गिरफ्तार करने से पहले हमसे रब्ता किया था, मेरे भाई से पूछा था। अच्छा, उनसे पूछे थे मेरे बड़े भाई से कि अब ये कहाँ पे हैं। तो गिरफ्तारी से पहले फिर डीआईजी साउथ के पास, इरफान बलोच साहब के पास वहाँ की टीम आई थी डीआईजी ऑफिस में। फिर डीआईजी साहब ने हमें ये बताया था कि टीम आई थी नोटक पुलिस की। अच्छा, तो यहाँ पे उनके एहलकार जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो आए थे यहाँ पे कंफर्म कर रहे थे कि ये मामला वाकई जो हुआ इस तरह हुआ, ये हकीकत में हुआ या इस तरह बनाया गया है, क्योंकि कानून वहाँ का अलग है, मुल्क अलग है। तो इन्होंने यहाँ से तमाम जो एविडेंस थे सारे इन्होंने दे दिए। ठीक है। फिर अगले 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि
ये अरेस्ट हो चुका है। अच्छा मुझे बताओ, जब वो अरेस्ट हुआ है तो तुम लोगों के पास कोई वीडियो, कोई पिक्चर आई है वहाँ से जो उन्होंने उसको अरेस्ट किया हो? देखिए एक बात है, हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास कोई वीडियो, कोई ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए, या उन्होंने आपको कोई दिखाया उस पर लाइव वीडियो पे दिखाया कि जी हमने अरेस्ट कर लिया है, या आपके दोस्त ने इसको देखा जाके? नहीं, किसी ने नहीं देखा इसको। तो सिर्फ उन्होंने बोला? उन्होंने सिर्फ बोला है, उन्होंने कहा ये मामला हसास तरीके का मामला है, हाँ। और हम इसको ना किसी को बताएंगे, ना मीडिया को बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। नहीं तो आप लोगों ने उनको बोला नहीं कि अगर उसको अरेस्ट कर लिया तो उसको पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि वो यहाँ का केस है? ये हमने बारहा उनको बताया है। फिर उनको हमने बारहा बताया कि ये पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में इसने मर्डर किया है और ये मुजरिम डुअल नेशनल है, सही इसकी दोहरी शहरियत है, तो इसको पाकिस्तान के हवाले करें। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के हवाले करेंगे, लेकिन जब आपकी हुकूमत हमें लिख के देगी, आपके लिखने से हम नहीं देंगे उसको, सही आपकी हुकूमत लिख के देगी। और हमने आपकी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि आपने अभी इस तरह मतलब लेटर्स भेजने हैं। और इस बात को कितना अर्सा हो गया ये सारी चीज़ें हुए हुए? इसके 2 महीने हुए। अब मैं वही आना चाहती हूँ कि इस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं। भाई आप थोड़ा कुछ मुझे बताएं इस बारे में आगे। 2 महीने हो चुके हैं और पुलिस ने बोला कि अगर यहाँ के इदारे बोलेंगे तो हम उनको इंटरपोल के ज़रिए, जैसे यहाँ से अक्सर लोग चले जाते हैं और उनका रिकॉर्ड यहाँ क्रिमिनल होता है, तो अगर हमारी पुलिस चाहती है कि हाँ जी उनको बुलाया जाए, तो कोई बड़े से बड़ा, कहते हैं यहाँ से जितने बड़े बड़े नाम मैं अभी लेना नहीं चाहती, अगर उन्होंने गलत किया है और हमारे इदारे चाहे, हमारे पुलिस चाहे, इंटरपोल के ज़रिए हर शख्स को बुला सकती है, क्योंकि इतनी ताकत होती है इस वर्दी में, इस इदारे में, इस उसमें ना कि हम कहते हैं ना हमारे पूरा मुल्क चलता है उन चीज़ों पर। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई लेटर गया, मुझे थोड़ा सा बताओ। जी डीआईजी साहब जब दूसरी बार आए थे, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने लेटर भेज दिया है और हम लोग रास्ते में, और इसके बाद भाई भी केस में आते जाते हैं ना, तो भाई को भी वो सिटी। अच्छा यहाँ जब भाई जाते हैं केस में तो क्या हर महीने बाद होते हैं? ये हर 15 दिन बाद, तकरीबन 20 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है ना वो भाई जाते। अच्छा, जब जिस दिन भी तारीख होती है ना उस दिन की, मतलब तो वो तारीख जब होती है तो तारीख किस चीज़ की होती है? जब वो बंदा यहाँ नहीं है, ठीक है, तुम्हारा भाई मर गया, तो किस चीज़ का तारीख जिसकी जो ये सहूलतकार जो है, इनका जो बहनवी है, वो, तो उन्होंने मतलब जो सहूलत दी थी उसको, जिसने फरार वो करवाया पकड़ा हुआ था, है अभी तक? वो पकड़ा हुआ है अभी तक पकड़ा हुआ है वो? जी जी, मतलब वो तो जमानत पे, पहले की उसकी पेशी होती है, उसकी पेशी होती जा रही है। हाँ, अच्छा। तो उस तारीख में जो है ना फिर वो जो इस वक्त सीडीडी के जो ऑफिसर है भाई के साथ राब्ते में, तो इनको अपडेट बताते रहते हैं ठीक है। किस तरह का हुआ। और अच्छा उन्होंने कहा कि एक बार और उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी बेटे की गलती है, हमारे बेटे ने एक बच्चे की जान ले ली है, हाँ हमारे बेटे ने गलत किया। देखिए वालिदैन जो भी है, बेटा से ये बहुत प्यारी चीज़ होती है, लेकिन अगर गलत करता है तो माँ बाप कहते हैं ये हमारा बेटा गलत है। उनकी फैमिली से कुछ ऐसा आप लोगों को फील हुआ कि यार वो लोग आपको कह रहे हैं कि आप लोग सही हैं, हमारे बेटे ने गलत किया? उनकी फैमिली में उनका एक वालिद है, अच्छा, जो मेरे ख्याल में साबिक कमिश्नर था या इस तरह का। अच्छा, तो वो उनको तो पता है कि मेरे बेटे की गलती है और मैंने बेटे ने जो है ना ज्यादती की है, वो तो उन्होंने एक मरतबा कोर्ट में बता भी दिया था, मेरे को भी बताया था, भाई को भी बताया था, पर उसके कहने से वो तो कहेगा कि उसकी गलती है। सही, वो तो कोई किसी का भी बाप हो, कोई भी हो, वो तो कहेगा कि मेरे बेटे की गलती है। सही। पर ये बात है कि ये बेटा आपके कहने पे आप इनको ला क्यों नहीं सकते? उनको अगर आपकी बेटे की गलती है तो आप अपने बेटे को लाते क्यों नहीं हो? कानून के कटहरे में क्यों नहीं खड़े करते हो? चलो गुल, मैं यहाँ से तुम लोगों से वाइंड अप हमारा बहुत करीब आ गया, हम अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ हम बात करना चाहेंगे। और आप दूसरी बताओ बात चाहते क्या हो, अब तुम लोग चाहते क्या हो? और मैम दूसरी बात है कि ये भाई की शहादत के तीसरे रोज़ बाद जब यहाँ पर हमारे साहब एसएसपी हजरत रसा साहब आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 3:15 बजे मैंने एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म किया है इस तरह का वाकया हुआ है। अच्छा, और वो निकला कब है? और वो जब खबर आई तो वो निकला 7:15 बजे। तो यहाँ की पुलिस ने तो जो इनका जो फ़र्ज़ था वो तो इन्होंने अदा कर लिया, पर आगे जब FIA को या एयरपोर्ट के जो है ना जो काम है, इनको जब इन्होंने इत्तला दी कि वो इस तरह का वाकया हुआ है और इस तरह का जो है ना मामला हुआ है, तो फिर ये 7:15 बजे कैसे निकला यहाँ से? मैम अगर हम लोग कराची से अगर पेशावर भी जाए ना, तो तब भी 2 से 3 घंटे इस तरह का जो है ना हम लोगों को वेटिंग कराना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस पे गुजरना पड़ता है। और स्वीडन मुल्क में ये इस तरह का बाहर मुल्क तो जाना सबको पता है कि एयरपोर्ट में
बहुत सारी जो है ना मुश्किलात पेश बहुत आती चीज़ें है। होती है, इमिग्रेशन होती हैं, आपको वो क्रॉस करना होता है। मतलब 7 बजे निकले। अच्छा, वहाँ जाके जो उसने बयान दिया, उस बयान में कुछ शर्मिंदगी थी, जो उसका मैंने वीडियो बयान उस देखा। बयान में इसकी शर्मिंदगी कुछ भी नहीं थी। वो बयान सिर्फ इन्होंने जो है ना अपने बेनवी के लिए दिया था कि मेरा बेनवी मतलब मेरे बेगुनाह बेनवी है, का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसको शर्मिंदगी होती तो वो यहाँ पर आता, कहता कि भाई मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ और जो है ना इनके यहाँ जो है ना जो भी मैंने जुर्म किया है वो कानून के मुताबिक जो है ना वो सज़ा मुझे भुगतनी जाते पड़ेगी। जाते आप लोग दोनों तीनों से मैसेज लेना चाहूँगी, क्या चाहते हैं? मैम इस तरह का जालिमाना जो है ना रोया या जालिमाना शहादत, इस तरह का वाक़या कौन मतलब भूल सकता है, या कौन कहते हैं कि मतलब जो है ना हम इंसाफ ही चाहते हैं, इंसाफ हम कहते हैं कि इंसाफ हो हमारे साथ। मैम हम ये चाहते हैं कि वो कानून के कटघरे में उसको लाया जाए, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि फिर कभी भी कोई शेरी को ना मार सके पाकिस्तानी बेगुनाह। पुलिस तो अपना काम कर रही है, सीटीडी के पास सब केस जा चुके हैं, उन्होंने भी अपना काम किया है। अब केस हमारा गया है मिनिस्ट्री इंटीरियर, वहाँ से इन्होंने मिनिस्ट्री इंटीरियर वालों ने रेड वारंट के लिए लेटर भेजे, रिक्वेस्ट भेजी है मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के पास। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स के पास चला गया, के पास ठीक है। चला गया। लेकिन अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तेज़ी लाई जाए काम में, क्योंकि ये आम बंदे का मर्डर नहीं था, ये एक सरकारी एहलकार था। और सिंध पुलिस तो मतलब पूरे अपने बंदे का वो रखती है। उन्होंने बताया भी है, आईजी साहब ने, जावेद आलम मोडो साहब ने बताया था कि हम इसको लाएंगे। जनाजे के वक्त मेरे वालिद को बिल्कुल बावर कराया था कि इसको लाएंगे हम, और मतलब तमाम चीज़ें बताई थी हमें। लेकिन अब इसमें 8 महीने हो गए, अब तक उसको नहीं लाया। इस तरह का एक और मामला भी है दुबई में, हालांकि दुबई में हमारे यहाँ स्टेट लाइफ के पास, स्टेट लाइफ बिल्डिंग में एक बंदे ने मर्डर किया है, वो दुबई भाग चुका है। उसकी बेटी अपने वालिद के कातिल को लाने के लिए 15 साल से कोशिशें कर रही है, 15 साल। तो वो भी अपने बाप के कातिल के लिए इतनी कोशिशें की, उन्होंने इतनी कोशिशें की कि अपने बाप के कातिल को यहाँ दुबई से यहाँ ला सके। हालांकि हमारा दुबई के साथ मुआहदा है, उसको तो लाने के लिए कोई मसला ही नहीं हो सकता, वो तो यूरोपीय मुल्क भी नहीं है। लेकिन वो इतनी मतलब यहाँ के इदारे जो है मिनिस्ट्री इंटीरियर तो काम करिए, फॉरेन अफेयर्स वाले जो है उन्होंने मतलब कोई कागजात में ऊंच नीच की है, इधर उधर की है, या एम्बेसी वालों ने, तो मतलब मामला इन्होंने बिगाड़ दिए बिल्कुल। हालांकि इतना बंदा कोशिशें करते, 15 साल से बंदा लगा रहता है। हाई कोर्ट में उनकी वो चल रही है, हमने भी हाई कोर्ट में अपील दायर की है कि हमारे कातिल को फौरी लाया जाए, क्योंकि सरकारी बंदा था, आम बंदा भी नहीं था। और अरेस्ट हो चुका है, पहली बात ये अरेस्ट हो चुका है। अगर वो नहीं पता चल रहा होता, नहीं मिला होता, हम कहते जी पता ही नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। जब एक बंदा बकौल स्वीडन वालों ने अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपना काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के इदारे अपना काम नहीं कर रहे। खैर, बहुत दिल दुखा हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। ये कहूँगी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ दिलाया जाए, और स्पेशली पुलिस एहलकारों से गुजारिश है, जहाँ पे केस अभी चल रहा है, इंटरपोल के ज़रिए उस स्वीडन से उसको बुलवाया जाए, क्योंकि वहाँ वो बकौल अरेस्ट हो चुका है। और यहाँ बुलाने के बाद इन घर वालों को सुकून दिया जाए। देखिए, सुकून ये नहीं है, वो तो चला गया, उनको सुकून नहीं आएगा, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होगा कि हमारे यहाँ कानून है। खैर, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे यानी कुस्बा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को अब यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।